गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है एमनियोसेंटेंसिस। एमनियोसेंटेंसिस क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, ये आज हम देखेंगे। देन इसकी प्रोसेस भी हम देखेंगे। तो दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट इन फीटस। इट मीन्स जो डिफेक्ट होता है, अगर मान लीजिए जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो कहाँ होता है, मदर के वॉम्ब में होता है। तो मदर के वॉम्ब में जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उस डिफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए या डिफेक्ट को पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेंसिस मेथड का यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है ये एमनियोसेंटेंसिस की प्रोसेस कैसे यूज़ की जाती है, या ये प्रोसीजर कहाँ पर यूज़ होती है। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो एम्ब्रियो होता है या जो डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है वो कहाँ होता है, वॉम्ब में, मदर के वॉम्ब में इनक्लोज्ड होता है। और ये जब इनक्लोज्ड होता है तो इसके आसपास जो होती है यूटेरस होती है, ये यूटेरस की वॉल होती है, और यूटेरस की वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा के अंदर होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है ये कैविटी फॉर्म करती है, जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। तो एमनियोटिक जो कैविटी होती है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और इसी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो, जिसका डेवलपमेंट एमनियोटिक कैविटी के इनर साइड में होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो एमनियोटिक कैविटी होती है इसमें जो लिक्विड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोल रहे हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड में सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं जेनेटिकली अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो के सिमिलर ही होती है, मतलब कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इन सेल्स के अंदर होती है। अगर मान लीजिए एम्ब्रियो में कोई डिफेक्ट है तो इन सेल्स में भी वो डिफेक्ट शो होगा। तो ये जो डिफेक्ट होगा वो कहाँ होगा, इसके जेनेटिक मटेरियल में होगा। जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए। तो जो जितनी भी सेल्स होती हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, उन सभी सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है कि डीएनए हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लीजिए एम्ब्रियो में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट का पता इन सेल्स में डीएनए के डिफेक्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को एक एमनियोसेंटेंसिस कहा जाता है। और ये इसके लिए जो टेस्ट लगाया जाता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट कहते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड हमने निकाला है, जो फ्लूइड हमने लिया है या जो फ्लूइड प्रेजेंट है एमनियोटिक कैविटी के अंदर, उसी में ये टेस्ट लगाई जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेंसिस। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है मान लीजिए तो आपको इतना ही लिखना है और अगर इसकी प्रोसीजर पूछते हैं तो फिर आपको प्रोसीजर भी लिखनी है। तो इसके लिए एक डायग्नोसिस की मेथड होती है। तो ये जो डायग्नोसिस की मेथड होती है ये स्पेशल डॉक्टर्स के थ्रू ही कंप्लीट की जाती है। अगर और कोई भी पर्सन इसको नहीं कर सकता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। तो इसके थ्रू क्या होते हैं, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं फीटस के अंदर, उसका पता लगाया जा सकता है। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो ये 15 to 16 वीक जब हो जाते हैं गेस्टेशन पीरियड के, मतलब प्रेगनेंसी के बाद 15 to 16 वीक में ये प्रोसीजर की जाती है, जिसके लिए जो मदर होती है उस मदर को क्या करते हैं, सिंपल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके लिए एनेस्थीसिया देने के बाद उसको क्या किया जाता है, एक उसके जो एब्डोमिन वाला जो पोर्शन होता है उस एब्डोमिन वाले पोर्शन में जो सिरिंज होती है या इंजेक्शन जो होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है। और इंजेक्ट करने के बाद, ये आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, इंजेक्ट करने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड को ले लिया जाता है। लगभग 15 से 20 ml, 15 to 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। और फिर इसकी बायोकेमिकल टेस्टिंग होती है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब लेते हैं इस फ्लूइड को
तो इस फ्लूइड को लेने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी मेथड होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट किया जा सकता है पीपीटी के फॉर्म में, क्योंकि उस लिक्विड में क्या है, सेल्स भी प्रेजेंट है। तो वो सेल्स क्या होगी, जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो वो एक नीचे पीपीटी के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। तो ये जो फ्लूइड होता है, जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो सेल्स जो होती है वो अलग हो जाती हैं। तो इस सेल्स को लेकर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें डिफेक्ट का पता लगाया जा सकता है। तो बहुत ही रेयर जो डिसीजेस होती है जैसे स्पिना बाइफिडा या एनसिफेली जो होती है, इसके थ्रू पता लगाया जा सकता है। स्पिना बाइफिडा में क्या होता है, ये भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं। अगर मान लीजिए एम्ब्रियो में अगर इस तरह स्पिना बाइफिडा होता है तो उसकी जो स्पाइनल जो कॉर्ड है उसमें डिफेक्ट आता है, जिससे कि उसका ब्रेन का जो सेरिब्रल पोर्शन है, सेरिब्रल पोर्शन का मतलब जो अग्रभाग होता है, द ब्रेन का सबसे आगे वाला हिस्सा जो हमारे स्कल के फ्रंट पोर्शन पे, हमारे फेस के जो फ्रंट पोर्शन पे होता है, वो टोटली डेवलप नहीं होता है। और इसके कारण क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो डिफेक्ट, या वर्टिब्रल आर्च जो होती है वो डिफेक्ट हो जाती है, जिससे ब्लॉक हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ब्रेन तक जो होता है वो इम्पल्स पहुँचते नहीं हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड में 2 से 3 वीक में इसको कल्चर मीडियम में रखते हैं, फिक्स्ड करते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेनिंग मतलब इसको कलर्ड किया जाता है और फिर इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। तो जब माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखते हैं तो इसमें जो डीएनए में जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसका पता लग जाता है। उसके डीएनए की स्टडीज़ की जाती हैं और लगभग 60 टाइप के एरर्स जो होते हैं, बीमारियां जो होती हैं, डिफेक्ट जो होते हैं, वो एम्ब्रियो में पता लग जाते हैं। अब चूंकि इसको एम्ब्रियो में ही क्यों पता लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए चाइल्ड ग्रो करने लगा है, जब एम्ब्रियो में होता है तो उसका साइज़ छोटा होता है, पर जैसे ही वो चाइल्ड में कन्वर्ट होता है तो उसका साइज़ और शेप जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए हम उसमें सिरिंज को अगर लगाते हैं, अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को लेने के लिए सिरिंज अगर डालते हैं तो उससे क्या हो सकता है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसको उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं, उसको चुभ सकती है सुई, या उसके कोई ऑर्गन को डिफेक्ट वो कर सकती है। तो इसीलिए एक टाइम पीरियड का हमको ध्यान रखना होता है कि 15 to 20 जो वीक होता है उसी में ये प्रोसीजर होती है। अब चूंकि इससे लगभग 60 टाइप की डिसीज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लग जाता है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं कि एक बार अगर चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो फिर वो कभी ठीक नहीं होते हैं। कुछ चेंजेस उनमें किए जा सकते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, बट उनमें टोटली उनको क्योर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर देखो तो अगर एम्ब्रियो के टाइम ही, जब चाइल्ड एम्ब्रियो में ही रहता है या एम्ब्रियो पोजीशन में अगर रहता है, या उस समय उसमें डिफेक्ट जो होते हैं वो किसी हद तक सही किए जा सकते हैं। तो इसमें जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आज के समय में अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, क्योंकि एम्ब्रियो पीरियड में ही जो चाइल्ड होता है उसकी डिसीज़ को सही किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीज़ और डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई एम्ब्रियो है या कोई चाइल्ड है उसमें ट्राइसोमी हो गई है, तो मतलब डाउन सिंड्रोम होता क्यों है, इसका क्या रीज़न होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो डिसीज़ होती है ये भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो इसमें जो 21 पोजीशन पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसकी नंबर्स जनरली अगर देखा जाए तो पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स। तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 2 की जगह वो कितने हो जाते हैं, 2 की जगह 3 हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, चाइल्ड में एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। और पटाउ सिंड्रोम, इसमें भी ट्राइसोमी होती है। तो ये कब होती है, जो किस पोजीशन पर होती है, जो 13 नंबर का जो क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें ट्राइसोमी या क्रोमोसोम की नंबर्स के 3 होने के कारण ये होती है। वैसे ही एडवर्ड सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इनहेरिटेंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में शुगर भी आती है, जिसे डायबिटीज़ हम बोलते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, तो उन डिसीजेस को भी ठीक
किया जा सकता है, जिसमें कैंसर भी होता है। तो अगर मान लीजिए अगर मदर से चाइल्ड में या फादर से चाइल्ड में अगर ये डिसीज़ेज ट्रांसमिट होती है तो उनको फिर रोका जा सकता है। इन्फेक्शन, अगर मदर में कोई इन्फेक्शन है तो वो भी चाइल्ड में जा सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो एमनियोसेंटेंसिस के थ्रू उसका पता लगाकर उसे वॉम्ब के अंदर ही ठीक किया जा सकता है। RH इनकम्पेटिबिलिटी है, प्रिडिक्शन ऑफ लंग्स मैच्योरिटी है, मतलब लंग्स मैच्योर हैं कि नहीं, बच्चे के आगे जाकर लंग्स मैच्योर होंगे कि नहीं होंगे, उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और मैनेजमेंट ऑफ पैटर्न रप्चर टू मेंबर्स फॉर विच सर्टेन एमनियोटिक फ्लूइड इन्फ्लामेटरी मेकर्स आर मेजर्ड। इंक्रीज्ड एमनियोटिक फ्लूइड IL-6 मार्कर इंडिकेट्स हाई रिस्क फॉर द फीटस। बट इसके कारण क्या होता है, जो फीटस होता है उसमें रिस्क भी हो सकती है। अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं तो उसको लेते समय बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ही हमको उस फ्लूइड को लेना है। अगर उसके बाद में हम लेते हैं तो फिर रिस्क होती है, या फिर जो चाइल्ड होता है उसका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। तो हम इसके कुछ रिस्क हैं वो देख लेते हैं, जैसे ड्रॉबैक्स एंड रिस्क ऑफ एमनियोसेंटेंसिस। जब एमनियोसेंटेंसिस की मेथड होती है तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो 15 to 20 वीक्स का होता है। गैस्ट्रेशन जो पीरियड होता है उसी में हमको लेना ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं, हाथ पैरों में या लिम्स में डैमेजेस हो सकते हैं, तो मिसकैरेज भी हो सकता है, तो बड़ी रिस्क होती है। और लेबर भी हो सकता है, डिलीवरी के समय भी चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर इस तरह का अगर रिस्क से बचना है तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है। और सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जिस समय एमनियोसेंटेंसिस की मेथड होती है तो उस समय इंजेक्शन को कहाँ तक मूव करना होता है, इसके लिए पर्टिकुलर जानकारी होना ज़रूरी होती है। और साथ में ही अल्ट्रासोनिक भी होती है। जब अल्ट्रासोनिक होती है तो पता चल जाता है कि इंजेक्शन बच्चे को छू तो नहीं रहा है या उसे कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ तक उसको इंजेक्ट करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न रिसर्चर ऐसा मानते हैं कि ये सबसे बेस्ट सोर्स है बच्चों में डिसीजेस को कम करने का। क्योंकि बच्चों में जो डिसीज़ हैं आज के समय में हम देखते हैं कि पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसमिट होती ही होती है। और आजकल डिसऑर्डर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो गए हैं, तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जिनसे कि बचा जा सकता है। बहुत सारे 60 टाइप के एक तरह से देखा जाए तो एरर्स होते हैं जो कि इससे सही हो जाते हैं। जितनी भी मैंने डिसीजेस का नाम आपको बताया है वो सभी डिसीजेस एक्चुअली जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो क्रोमोसोम्स में ही होती है। और ये जो डिफेक्ट होते हैं आफ्टर बर्थ सही नहीं किए जा सकते। तो बिफोर बर्थ मतलब कि इन प्रेगनेंसी पीरियड में ही इनको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू इनको ठीक किया जा सकता है। और अगर कोई भी डिफेक्ट होता है तो किसी हद तक उसको कम किया जा सकता है। अगर वो प्रॉपर एंड भी नहीं होता तो भी कम भी किया जा सकता है। तो ये जो मेथड है एमनियोसेंटेंसिस की बेस्ट मेथड है आज के समय में किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए इन प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये एमनियोसेंटेंसिस मैंने आपको बता दिया है, उस कौन कौन सी डिसीज़ है जो इससे क्योर हो सकती है। और ये इसकी प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दी है, चूँकि ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, छोटा 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट मटेरियल है। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊँगी इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। थैंक यू।